हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद मुकेश। तो फ्रेंड्स, अपना जो चैप्टर चल रहा है वो सेल, और शायद आज सेल खत्म हो जाएगी। लास्ट टॉपिक है अपना सेल का, क्योंकि अपन ने पिछली क्लासों में पढ़ा सेल से रिलेटेड कुछ बातें, उनकी डेफिनेशन, स्ट्रक्चर, और फिर पढ़ा सेल साइकिल और सेल डिवीजन। तो अब अपना अंतिम और शायद लास्ट क्लास होगी ये सेल की। कोशिश करेंगे इसी क्लास में कवर करें पूरा आज का जो टॉपिक है। और आज का टॉपिक है दोस्तों, मैंने बताया था कि सेल में अपन ने कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, तो मैंने 2 टॉपिक पढ़ा दिए थे। और लास्ट अपना जो बच रहा है वो है ट्रांसपोर्ट या ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सबस्टांसेज अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आज का अपना टॉपिक है ट्रांसपोर्ट substances across प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसपोर्ट ऑफ सबस्टांसेस अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। तो फ्रेंड्स, आप सबको पता है कि जो सेल बनी हुई है वो चारों तरफ से किससे घिरी हुई है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। चारों तरफ से जो सेल है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरी हुई है। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेल के तरह एक बैरियर की तरह काम करती है, सेलेक्टिव बैरियर की तरह। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि जो सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करती है। वो किसी को अंदर जाने नहीं देती। कुछ ऐसे सेलेक्टिव सबस्टांसेज या सेलेक्टिव पर्सन हैं जिनको अंदर जाने देती है और सेलेक्टिव सबस्टांसेज को बाहर निकालती है। तो एक तरह से सेलेक्टिव बैरियर की तरह काम करती है। और जब ये सेलेक्टिव बैरियर, सेलेक्टिव सबस्टांसेज को बाहर निकालती, तो एकदम ऐसा तो है ही नहीं कि ये एकदम पैक है, एकदम स्टिफ बनी हुई है। मतलब कुछ जगह है इसमें जो ये अंदर बाहर करती रहती है। तो ये अपनी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है सेल की, वो क्या है? सेमी परमिएबल है, अर्ध पारगम्य है। मतलब किसी को अंदर जाने देती, किसी को बाहर निकालती है, सेलेक्टिव लोगों को अंदर बाहर करती है, या सेलेक्टिव सबस्टांसेस को अंदर बाहर करती है। तो किसकी तरह काम करती है? सेलेक्टिव बैरियर की तरह। और इस टर्म को बोलते हैं अपन, इस चीज को जो सारा ये प्रोसेस करती है, ये सारा काम करती है, उसको बोलते हैं सेलेक्टिव परमेबिलिटी। क्या बोलते हैं? सेलेक्टिव परमिएबिलिटी, चयनित पारगम्यता। क्या बोलते हैं इसको? कई बार पूछ सकते हैं कि सेलेक्टिव परमेबिलिटी किससे संबंधित है, तो वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से संबंधित। इसको क्या बोलते हैं? सेलेक्टिव परमिएबिलिटी, चयनित, हिंदी में बोलते हैं चयनित पारगम्यता। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। एक बार और बता दूं, सेल चारों तरफ से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से घिरी होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेमी परमेबल होती है, ऐसा नहीं किसी को अंदर नहीं जाने देती। कुछ सेलेक्टिव सबस्टांसेस हो जिनको अंदर बाहर करती रहती है, यानी सेलेक्टिव बैरियर की तरह काम करती है, एक सिक्योरिटी गार्ड की तरह काम करती है। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं सेलेक्टिव परमेबिलिटी। इसको क्या बोलते हैं? सेलेक्टिव परमेबिलिटी। अब अपन बात करते हैं कि ये जो सबस्टांस है, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, किस तरह अंदर बाहर होते हैं सेल के अंदर, कौन कौन से जाते हैं, क्या क्या इसके मेथड होते हैं, उसके बारे में अपन बात करेंगे। तो कुछ पॉइंट है यहां पे। कई बार क्या होता है, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो छोटे होते हैं, स्मॉल साइज में, स्मॉल होते हैं, साइज में स्मॉल होते हैं। तो वो किसके द्वारा इसमें जाते हैं? सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा। अपन बात करेंगे डिटेल में डिफ्यूजन की। सिंपल डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन, डिफ्यूजन में कैसे होता है? डिफ्यूजन हिंदी में बोलते हैं विसरण। डिफ्यूजन में क्या होता है? ये किसके द्वारा होता है? ये होता है कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट,
कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब होता है कंसंट्रेशन में अंतर। मान लो किसी मॉलिक्यूल की या किसी फ्लूइड की कंसंट्रेशन अधिक है, तो उस कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए जो अधिक अधिक से वो कम जा कम हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा, हाई टू लो, क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है। इक्विब्रिलियम के लिए इस कंसंट्रेशन की तरफ जाना पड़ेगा, लो कंसंट्रेशन की तरफ जाना पड़ेगा, जब जाके दोनों की कंसंट्रेशन क्या होगी, बराबर होगी। इस तरह होता है सिंपल डिफ्यूजन। आगे अपन बात करेंगे स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं तो। दूसरी बात करें, लार्ज मॉलिक्यूल हो, मान लो अगर लार्ज मॉलिक्यूल है तो वो किस तरह जाएंगे। तो अपन ने जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ी थी तो वहां पे पढ़ा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ चैनल्स होते हैं, प्रोटीन चैनल्स होते हैं, प्रोटीन कैरियर जो प्रोटीन को ले जाते हैं वो चैनल, तो उन चैनल के द्वारा ट्रांसपोर्टेशन होता है मॉलिक्यूल्स का, कुछ चैनल्स होते हैं। फिर अपन ने बात की थी कुछ पंप्स होते हैं, पंप्स जिनके द्वारा भी सेल के अंदर सबस्टांसेस जाते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। इस तरह सेल के अंदर फ्लूइड जाते हैं। तो अब विधियां क्या होती, क्या मेथड होते हैं, उन मेथड के बारे में बात करते हैं। क्या विधि होती है ट्रांसपोर्टेशन की, सेल के अंदर जो मॉलिक्यूल्स जाते हैं वो मॉलिक्यूल्स अंदर जाते हैं तो उनकी कौन कौन सी मेथड होते हैं उनके बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, उनके बारे में बात करेंगे। इसमें एक शर्त रहेगी। शर्त क्या रहेगी भाई, जो सेल के अंदर का फ्लूइड है, पहले अपन बात करें, दो मेथड होते हैं। एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसपोर्ट बोल सकते हो, दूसरा होता है पैसिव। किस तरह अंदर बाहर होते हैं इसमें मॉलिक्यूल्स या सबस्टांसेस। एक होता है एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, एक होता है पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब इसमें शर्त क्या बताइए, शर्त ये है कि जो सेल के अंदर का जो फ्लूइड होता है, सेल के अंदर के फ्लूइड को क्या बोलते हैं, इंट्रासेलुलर। क्या बोलते हैं, इंट्रासेलुलर, ये सेल के अंदर का फ्लूइड है। और एक होता है इंटरस्टिटियल फ्लूइड। आपको पता नहीं, मैं बताऊंगा इंटरस्टिटियल फ्लूइड क्या होता है। इंटरस्टिटियल फ्लूइड, इनका जो केमिकल कंपोजिशन है, मतलब इन दोनों फ्लूइड में कंसंट्रेशन में डिफरेंस होना चाहिए, कंसंट्रेशन में अंतर होना चाहिए, जब जाके फ्लूइड इधर से इधर आएगा, या फ्लूइड बोल सकते हो या मॉलिक्यूल्स, उनकी कंसंट्रेशन में क्या होना चाहिए, जो मॉलिक्यूल्स जिस फ्लूइड में है उस फ्लूइड में कंसंट्रेशन में डिफरेंस होना चाहिए, जो केमिकल कंपोजिशन बना होता है उनमें डिफरेंस होना चाहिए, तब जाके ही ट्रांसपोर्ट होगा। अगर दोनों की कंसंट्रेशन एक है तो वो पड़े रहेंगे, कुछ काम नहीं करेंगे, क्योंकि कंसंट्रेशन में डिफरेंस होगा तभी एक दूसरे की तरफ जाएंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करेंगे। तो यहां पे दोस्तों मैं बताऊं आपको इंटरस्टिटियल फ्लूइड क्या होता है, इधर मैं बता देता हूं। जो सेल के अंदर फ्लूइड फ्लूइड की बात करें, दो टाइप का फ्लूइड होता है। एक होता है एक्स्ट्रा सेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर, एक होता है इंट्रासेलुलर। एक होता है एक्स्ट्रा सेलुलर और इंट्रासेलुलर, मतलब सेल के अंदर और सेल के बाहर। जो सेल के बाहर फ्लूइड होता है एक्स्ट्रा सेलुलर, वो दो भागों में विभाजित होता है, दो तरह का होता है वो। एक होता है इंट्रावेस्कुलर, एक होता है इंटरस्टिटियल। ये सेल है, इसके अंदर का ये वाला इंट्रासेलुलर, और इसके अंदर का, इसके सॉरी बाहर जो ये फ्लूइड पड़ा हुआ है, ये कौन सा है, एक्स्ट्रा सेलुलर। अब एक्स्ट्रा सेलुलर में भी क्या है, जैसे मान लो इधर ये वेंस जा रही है, ये वेंस है मान लो,
वेसल्स, वेसल्स वेन और आर्टरी दोनों आती है उसमें। तो जो ये फ्लूइड है इंट्रावेस्कुलर, इनके अंदर जो फ्लूइड रहेगा, इन वेसल्स के अंदर जो फ्लूइड है ये हो गया इंट्रावेस्कुलर फ्लूइड। ये कौन सा फ्लूइड होगा? इंट्रावेस्कुलर। और जो ये बाकी फ्लूइड पड़ा हुआ है इधर, इसको बोलते हैं इंटरस्टिटियल फ्लूइड। है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का ही पार्ट, बट इसको भी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को भी दो भागों में डिवाइड कर दिया था, इंट्रावेस्कुलर और इंटरस्टिटियल फ्लूइड। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, ये इंटरस्टिटियल फ्लूइड के बारे में थोड़ी सी नॉलेज देनी थी आपको। वापिस चलते हैं अपने टॉपिक पे, बैक टू आवर टॉपिक। अपना जो टॉपिक है यहां पे अपन पढ़ेंगे क्या क्या मेथड है ट्रांसपोर्टेशन के, सबस्टांसेस के ट्रांसपोर्टेशन के, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर जाते हैं और बाहर निकलते हैं। तो मैंने आपको बताया एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन और पैसिव ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। अब अपन बात करेंगे पैसिव ट्रांसपोर्टेशन की। इसकी बात करेंगे पैसिव ट्रांसपोर्टेशन। पैसिव ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? अब अपन बात करेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव और एक्टिव आपको पता होगा, या इससे पता चल रहा है पैसिव का मतलब होता है इसमें किसी एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती, कोई फोर्स की जरूरत नहीं पड़ती इसमें, ठीक है। पैसिव में इसमें कोई एनर्जी की जरूरत नहीं होती। तो पैसिव ट्रांसपोर्टेशन में सबसे पहले अपन पढ़ेंगे सिंपल डिफ्यूजन, दूसरा फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, और तीसरा पढ़ेंगे ऑस्मोसिस। क्या पढ़ेंगे? ऑस्मोसिस। इनके द्वारा पैसिव ट्रांसपोर्टेशन होता है सबस्टांसेस का। क्या होता है? पैसिव ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सबस्टांसेस अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जो अपन बात करें, ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना अपने को, इतना पढ़ सकते हैं, इतना पढ़ेंगे कि आपका एक मान लो 10 नंबर का क्वेश्चन आए वो कवर हो जाए, ठीक है। तो सिंपल डिफ्यूजन की बात करें, इसमें क्या होता है, ये किसका होता है? सबसे पहले इसमें पॉइंट है स्मॉल मॉलिक्यूल्स। जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका क्या होता है? सिंपल डिफ्यूजन होता है। डिफ्यूजन मैंने आपको बताया हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, या लो कंसंट्रेशन, हाई से लो की तरफ जाता है कोई भी मॉलिक्यूल्स, या मॉलिक्यूल्स जिस फ्लूइड में रहते हैं वो। तो सिंपल डिफ्यूजन की बात करें तो स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं इसमें, उन्हीं का सिंपल डिफ्यूजन होता है। किस किस का होता है? एक वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स, जो पानी में घुले हुए मॉलिक्यूल्स होते हैं। दूसरा होता है लिपिड सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स। दो मॉलिक्यूल्स का होता है इसमें सिंपल डिफ्यूजन, वाटर मॉलिक्यूल्स और लिपिड मॉलिक्यूल्स। ये मान लो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये इंट्रासेलुलर फ्लूइड है सेल के अंदर, इंट्रासेलुलर फ्लूइड, ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, ठीक है, ये बाहर। अब इसमें कोई मॉलिक्यूल्स है, इस फ्लूइड की जो कंसंट्रेशन अधिक है, कंसंट्रेशन, इस फ्लूइड की कंसंट्रेशन अधिक है और यहाँ पे कंसंट्रेशन कम है इंट्रासेलुलर फ्लूइड की, तो वो क्या करेगा, इस कंसंट्रेशन को, दोनों कंसंट्रेशन को बराबर यानी इक्विलिब्रियम के लिए ये अंदर आएगा। जब जाके दोनों की कंसंट्रेशन बराबर होगी, जहां तक आता रहेगा, जहां तक ये फ्लूइड इधर अंदर जब तक आता रहेगा, जब तक कि दोनों फ्लूइड की कंसंट्रेशन बराबर नहीं हो जाती, ठीक है। तो ये वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स और लिपिड सोल्यूबल मॉलिक्यूल का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो किसके द्वारा होता है? सिंपल डिफ्यूजन के द्वारा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों, ये था सिंपल डिफ्यूजन, यहाँ पे तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, एकदम सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, इसकी बात करते हैं। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, इसमें क्या होता है? मॉलिक्यूल्स लार्ज होते हैं,
लार्ज मोलिक्यूल्स क्या होते हैं? मोलिक्यूल्स क्या होते हैं? लार्ज। जैसे कि कौन कौन से मोलिक्यूल्स होते हैं? ग्लूकोज मोलिक्यूल्स, और होते हैं एमिनो एसिड। एमिनो एसिड, ये जो मोलिक्यूल्स होते हैं ये कुछ बड़े होते हैं, लार्ज मोलिक्यूल्स होते हैं। उनके लिए फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की व्यवस्था की गई है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने। तो क्या होता है इसमें, जो लार्ज मोलिक्यूल्स होते हैं ग्लूकोज और अमीनो एसिड के, उनके लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने कुछ स्पेशल जो प्रोटीन कैरियर चैनल है, ये जो प्रोटीन है ना, अमीनो एसिड प्रोटीन है, उनको कैरी करने के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन में स्पेशल चैनल होते हैं। किस तरह के होते हैं? मान लो कहां पे समझाऊं आपको, इधर। और इसमें जो मेथड यूज होता है, इसमें जो एक तरह से प्रोसेस यूज होता है, वो किस टाइप का होता है? की एंड लॉक एंड की जैसा। लॉक एंड की, कई बार पूछ सकते हैं। लॉक एंड की प्रोसेस जो सेल में सबस्टांसेस का ट्रांसपोर्टेशन होता है, वो किस मेथड में लॉक एंड की होता है? वो होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में। अब इसमें क्या होता है, जैसे मान लो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये है इंट्रासेलुलर फ्लूइड, ये है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ठीक है। अब इसमें क्या है, इधर से या इधर से किसी भी मोलिक्यूल्स को अंदर या बाहर जाना है, पर वो बड़े हैं। कौन से हैं? वो ग्लूकोज और एमिनो एसिड के हैं। तो उसमें क्या होगा, ऐसी स्ट्रक्चर रहती, ऐसी प्रोटीन चैनल होते हैं, प्रोटीन कैरियर चैनल होते हैं। कैसे होते हैं वो? इस टाइप के बने हुए होते हैं। इस टाइप के बने हुए होते हैं। मान लो यहां से कुछ आया, ठीक है, फिर वो क्या करता है, यहां आके इस जगह को बिल्कुल बंद कर देता है, यानी लॉक कर देता है। यहां से कोई मोलिक्यूल्स आया, प्रोटीन मोलिक्यूल्स या ग्लूकोज या एमिनो एसिड आया, यहां आके इधर आ गया इंट्रासेलुलर फ्लूइड में, उसके बाद वापस नहीं जा पाएगा, क्योंकि इसको बंद कर दिया इसने। यहां से पूरा लॉक कर दिया। तो ये जो प्रोसेस होता है, ये लॉक एंड की प्रोसेस होता है। लॉक एंड क्या होता है? लॉक एंड की प्रोसेस होता है। और इस टाइप के जो ये क्या है, प्रोटीन कैरियर चैनल, ये क्या है? प्रोटीन कैरियर चैनल। और इस टाइप के जो चैनल हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में बहुत सारे पाए जाते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोई गिनती नहीं, बहुत सारे पाए जाते हैं। इसलिए हर जगह से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, हर जगह से वहां से ट्रांसपोर्टेशन होता है ग्लूकोज और अमीनो एसिड को। इसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम। ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम। क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम। तो फ्रेंड्स, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। एक बार और समझा दो आपको मैं पूरी डिटेल में, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अपन ने बात की सिंपल डिफ्यूजन की। सिंपल डिफ्यूजन में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं, वाटर सोल्यूबल और लिपिड सोल्यूबल मॉलिक्यूल होते हैं, उनका ही ट्रांसपोर्टेशन होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स के हिसाब से। कंसंट्रेशन में अंतर की वजह से अंदर बाहर होते हैं। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद अपन बात करें फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में उन उन मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है जो लार्ज होते हैं, जैसे कि ग्लूकोज और एमिनो एसिड। इसमें क्या होता है, एक लॉक एंड की जैसा प्रोसेस होता है
जो प्रोटीन कैरियर चैनल चिपके हुए होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, वो इनको ट्रांसपोर्ट करवाते हैं। जब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड से या अंदर इंट्रासेलुलर फ्लूइड में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोई भी मोलिक्यूल जैसे ग्लूकोज, एमिनो एसिड के मोलिक्यूल्स या अंदर से बाहर जाते हैं, तो वो यहाँ पे इस चैनल के थ्रू जाते हैं और फिर बाद में ये चैनल लॉक हो जाता है, जिससे फ्लूइड, जिससे वो मोलिक्यूल्स या सबस्टांसेस लॉक हो जाता है। तो ये था प्रोटीन कैरियर चैनल और ये था फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन एंड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके बताओ, और समझ में आया तो एक दिल भेज देना। उसके बाद अपन बात करेंगे ऑस्मोसिस। क्या होता है ऑस्मोसिस? इसके बाद अपन बात करेंगे ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस, इसके बाद अपन बात करते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस ये भी पैसिव ट्रांसपोर्टेशन है, इसी का पार्ट है। क्या है? पैसिव ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट या ट्रांसपोर्टेशन, कुछ भी बोल सकते हो आप। पैसिव ट्रांसपोर्ट है ये। इसमें क्या होता है? इसमें भी मॉलिक्यूल्स बड़े होते हैं, मॉलिक्यूल्स बड़े होते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स होता है, बट इक्विलिब्रियम जो कंसंट्रेशन को मेंटेन करना है, कंसंट्रेशन को बराबर करना है, तो इसमें जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो किसका होता है? क्योंकि लार्ज मॉलिक्यूल्स हैं, उनका नहीं होगा। तो इसमें जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो वाटर का होता है। किसका होता है? ऑस्मोसिस किसका होता है? वाटर का। वाटर में घुले हुए जो मॉलिक्यूल्स है, बड़े मॉलिक्यूल्स है मान लो, उनका ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा। ट्रांसपोर्टेशन होगा तो किसका होगा? वाटर का होगा। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं ऑस्मोसिस को। और जब वाटर उस कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए या उसको डाइल्यूट करने के लिए जब मेम्ब्रेन को पार करके जाता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पार करके जाता है, और जो वहां पे प्रेशर पड़ता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जो प्रेशर पड़ेगा, उसी प्रेशर को बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर या ऑस्मोसिस प्रेशर। उस प्रेशर को क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इसको, ऑस्मोसिस को अपन एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है? मान लो, यही समझा देता हूं। एक गिलास है, इसमें अपन ने पानी भर दिया, यहां तक पानी भर दिया मान लो। यहां तक पानी भर दिया और इसको सेमी परमेबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, उससे डिवाइड कर दिया। यहां ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन हो गई, ठीक है? इससे अपन ने डिवाइड कर दिया और इसमें डाल दिए मॉलिक्यूल्स, किसके? शुगर मॉलिक्यूल्स। इसमें डाले अपन ने 4 मॉलिक्यूल्स और इसमें डाल दिए अपन ने 6 या 8 मॉलिक्यूल्स। 8 मॉलिक्यूल्स डाल दिए। अब इसमें क्या होगा कि जो ये मॉलिक्यूल्स है, शुगर मॉलिक्यूल्स, ये शुगर मॉलिक्यूल्स, ये इधर से इधर नहीं आ सकते। इस मेम्ब्रेन को आर पार, इस मेम्ब्रेन को पार नहीं कर पाएंगे। पर अपने को क्या करना है? एक इक्विलिब्रियम, एक जो कंसंट्रेशन है उसको मेंटेन करना है। कंसंट्रेशन को बराबर बराबर होनी चाहिए। तो इसमें क्या होगा? ये मॉलिक्यूल्स तो इधर नहीं जा सकते। ये, इसमें कितने मॉलिक्यूल्स है शुगर के? 4 मॉलिक्यूल्स।
तो ये अधिक कंसंट्रेशन है कि ये वाला कंसंट्रेशन अधिक है? कंसंट्रेशन ऑब्वियसली इसकी ज्यादा होगी, क्योंकि फ्लूइड वाटर दोनों में बराबर है और इधर शुगर के मॉलिक्यूल्स ज्यादा है, तो इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है और ये अधिक डाइल्यूट है, ये डाइल्यूट अधिक है। तो अब क्या करेंगे, मॉलिक्यूल्स तो नहीं जा सकते, पर पानी तो वाटर तो जा सकता है ना। तो वाटर क्या करेगा, इधर डाइल्यूशन कम है, इधर डाइल्यूशन ज्यादा है, तो इधर डाइल्यूशन कम करने के लिए कम करेंगे, तभी जाके इसकी कंसंट्रेशन क्या है, बढ़ेगी, इसके बराबर कंसंट्रेशन होगी। तो क्या करेगा, अब इसको कंसंट्रेट करने के लिए, इसको गाढ़ा करने के लिए, इसको संतृप्त करने के लिए इसका जो वाटर है ना वो कम होना चाहिए। इसका जो वाटर, इसमें वाटर कम हो और ये वाटर इसमें चला जाए, तो क्या होगा, अब क्या होगा, जो ये वाटर है ना इस दीवार पे, या सॉरी इस मेम्ब्रेन पे, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, उसमें क्या करेगा, प्रेशर करेगा, उसमें क्या बनाएगा, प्रेशर बनाएगा। तो किस तरह हो जाएगा अपना ये सेमी परमेबल, पानी कहां तक, इसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 4 मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स में कोई वो नहीं आएगी, मॉलिक्यूल्स बराबर रहेंगे। पर जो वाटर है ना, पानी, वो इसको कंसंट्रेट करने के लिए, क्योंकि ये डाइल्यूट ज्यादा है, तो इसको कंसंट्रेट करने के लिए ये वाटर इसमें आ जाए, वाटर तो पार कर सकता है मेम्ब्रेन को, तो वाटर क्या है, इधर आ जाएगा, ये वाटर की मात्रा इधर बढ़ गई और यहां पे वाटर कम हो गया, ठीक है, वाटर यहां तक आ गया, ये हो गई इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब इक्वल हो गए, दोनों में कंसंट्रेशन इक्वल हो गई। इस तरह ऑस्मोसिस प्रेशर लगता है, तब जाके ये वाटर इस चैम्बर में आ पाता है, मतलब इंट्रासेलुलर बोल सकते हो या एक्स्ट्रा सेलुलर बोल सकते हो, तो अंदर जाता है और ये स्थिति अपने को बी स्थिति प्राप्त होती है। तो इसको बोलते हैं ऑस्मोसिस, इस टाइप से होता है। एक बार और समझा दूं दोस्तों, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। ऑस्मोसिस में क्या होता है, ये एक पैसिव ट्रांसपोर्टेशन होता है, इसमें मॉलिक्यूल्स बड़े होते हैं, पर मॉलिक्यूल्स जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसको पार नहीं कर पाते। तो जो ऑस्मोसिस होता है वो वाटर का होता है। इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। यहाँ पे अपन ने एक गिलास लिया, गिलास को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से डिवाइड कर दिया, इस साइड अपन ने एक साइड लिए 4 मॉलिक्यूल शुगर के और इधर लिए 6 मॉलिक्यूल शुगर के। तो इसमें क्या होगा, जो ये 4 मॉलिक्यूल्स है, पानी दोनों में बराबर है, तो ये जो 4 मॉलिक्यूल्स वाला है वो डाइल्यूट अधिक है, तो और इसकी कंसंट्रेशन अधिक है इस वाले की, जिसमें 8 मॉलिक्यूल्स है, इसमें डाइल्यूशन ज्यादा है, उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो अब कंसंट्रेशन अपने को बराबर करनी है, तो कंसंट्रेशन बराबर करने के लिए ये मॉलिक्यूल्स इधर तो नहीं आ सकते, ये मॉलिक्यूल्स इसमें से 2 मॉलिक्यूल्स इधर जाए, आए तभी 6 मॉलिक्यूल्स हो जाए जब कंसंट्रेशन बराबर होगी। तो ये मॉलिक्यूल्स तो इसको पार नहीं कर पाएंगे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को। तो क्या करे, ये पानी क्या करेगा, पानी तो जा सकता है ना, पानी इसमें से कम हो सकता है, तो इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी और थोड़ा वो डाइल्यूट हो जाएगा, तो दोनों की कंसंट्रेशन बराबर हो जाएगी। तो पानी क्या है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, उसमें प्रेशर डालता है, उसी प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। और उसके बाद जब पानी इसमें चला जाता है तो ये डाइल्यूट हो जाती है, सॉरी 8 है ना, इसमें 8 मॉलिक्यूल्स हैं, हाँ मैंने 6 ही बनाए, 8 मॉलिक्यूल्स है ये। तो मॉलिक्यूल्स में कोई कम ज्यादा नहीं होगा, मॉलिक्यूल्स बराबर रहेंगे, पर पानी दूसरे चैम्बर में चला जाएगा, जिससे उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, डाइल्यूट हो जाएगा वो, और इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, तो दोनों की जो कंसंट्रेशन है वो बराबर बराबर हो जाएगी। तो इस तरह ऑस्मोसिस के द्वारा भी कंसंट्रेशन मेंटेन होती है, इसके द्वारा भी जो मॉलिक्यूल्स है वो ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी दोस्तों। इसके बाद अपन बात करेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट या एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन, जो दूसरा मेथड है ट्रांसपोर्ट का। सबस्टांस ट्रांसपोर्ट होते हैं जो मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के आर पार। तो नेक्स्ट है अपना एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन। अभी अपने पढ़ा था पैसिव ट्रांसपोर्टेशन, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब अपन बात करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट।
एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सबस्टांसेस अक्रॉस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो फ्रेंड्स यहां पे आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है एक्टिव, वहां पे था पैसिव, वहां पे किसी एनर्जी की नीड नहीं थी। यहां पे क्या है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है। एक्टिव में क्या रहती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है। और जो एनर्जी मिलती है, सेल को एनर्जी कहां से मिलती है, मैंने जब ऑर्गेनेल्स पढ़ाए थे तो वहां पे बताया था कि सेल को जो एनर्जी मिलती है वो मिलती है एटीपी से। कहां से मिलती है, एटीपी। सेल को जो एनर्जी मिलती है वो मिलती है एटीपी, एटीपी से। और एटीपी कहां रहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां रहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है वो ट्रांसपोर्टेशन जिसमें एनर्जी की जरूरत होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, वो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होता है। अब एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में वही जैसा पैसिव ट्रांसपोर्टेशन में था, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट यानी जो कंसंट्रेशन की डिफरेंस है, कंसंट्रेशन का जो डिफरेंस है हाई और लो, तो वही कंसंट्रेशन के हिसाब से जाती है। जहां हाई कंसंट्रेशन है वहां से सबस्टांस से जाएगा लो कंसंट्रेशन की तरफ और एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करेगा, वहां पे इक्वल कंसंट्रेशन मेंटेन करेगा। तो अब अपन बात करें एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन में, जैसे अपन ने पैसिव ट्रांसपोर्टेशन में बात की, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। और इसी प्रकार यहां भी एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन मेथड के दो टाइप हैं, वो है फर्स्ट है सोडियम एंड पोटेशियम पंप। Na का मतलब सोडियम, पोटेशियम का मतलब K। सोडियम पोटेशियम पंप। और दूसरा होता है बल्क ट्रांसपोर्ट। कौन सा होता है, बल्क ट्रांसपोर्ट। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। फ्रेंड्स जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो दो टाइप का होता है, सोडियम पोटेशियम पंप द्वारा होता है, पंप द्वारा बोल सकते हो, ये एक सोडियम पोटेशियम पंप होता है, उस टाइप का होता है, ये एक मेथड है। दूसरा होता है बल्क ट्रांसपोर्ट, उसकी भी अपन डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे सोडियम पोटेशियम पंप। किसकी बात करेंगे, सोडियम पोटेशियम पंप। क्या होता है इसमें, क्या प्रोसीजर होता है, कैसे डिफ्यूजन या ट्रांसपोर्ट होता है सबस्टांसेस का। तो फर्स्ट अपन बात करेंगे सोडियम पोटेशियम पंप की। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, जो ये सोडियम पोटेशियम पंप है, ये सबको पता है कि ये जो ट्रांसपोर्टेशन है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है और इसमें एनर्जी की जरूरत है, इलेक्ट्रिकली चार्जर की जरूरत है इसमें। तो आपको मैं बता दूं दोस्तों, वो कौन सी सेल है, वो कौन सी सेल है जिसको चार्ज की जरूरत पड़ती है या इलेक्ट्रिकली एक्टिव होना चाहिए, वो सेल है नर्वस सेल, नर्वस सेल, एक मसल सेल। ये दो सेल हैं, इनको इलेक्ट्रिकली चार्जर की जरूरत पड़ती है। तो जो सबसे ज्यादा पोटेशियम और सोडियम पोटेशियम जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो इन्हीं सेल में होता है। कौन से सेल में, नर्वस सेल और मसल सेल। ये जो सोडियम पोटेशियम पंप है, इसमें जो एटीपी की जरूरत पड़ती है, वो जो पूरा सेल का एटीपी है, 100% मान लो सेल एटीपी जनरेट करती है, एटीपी से एनर्जी जनरेट करती है, उसका 30%, उसकी 30% एनर्जी इसी प्रोसेस में उसकी खपत होती है
एनर्जी की 30% सोडियम पोटेशियम पंप में। अब इसमें क्या होता है, सोडियम पोटेशियम पंप में एक एक तरह से गॉड गिफ्ट मानो, आप कुछ भी मानो, जो सेल होती है ना, ये सेल है, इसके अंदर पोटेशियम ज्यादा होता है, पोटेशियम की मात्रा अधिक होती है, पोटेशियम की मात्रा अधिक होती है। इसको बोलते हैं इंट्रासेल्युलर केशन, इंट्रासेल्युलर केशन। एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड होता है, ये इंट्रासेल्युलर फ्लूइड होगा, इसमें पोटेशियम की मात्रा अधिक है। जो एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड होता है उसमें सोडियम की मात्रा अधिक होती है। इसकी मात्रा अधिक होती है, सोडियम की मात्रा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेल्युलर केशन, ठीक है। अब क्या होता है, जब इसकी मात्रा अधिक है सोडियम की, कहां पे, एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड में, तो ये क्या करेगा, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट्स की वजह से, यानी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा और सेल के अंदर चला जाएगा, ठीक है। सेल के अंदर इसका एक्सपोर्ट हो जाए, मतलब ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। सेल के अंदर की बात करें तो यहां पे पोटेशियम ज्यादा है, तो ये पोटेशियम क्या करेगा, हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएगा और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में चला जाएगा। और दोनों जैसे इस तरह जा रहे हैं, आ रहे हैं, और इस प्रकार जो इक्विलिब्रियम होता है वो मेंटेन होता है। इस तरह इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है, दोनों तरफ की कंसंट्रेशन समान हो जाती है। कई बार क्या होता है, जब सोडियम अंदर जाता है, साइलेंट, जब सोडियम अंदर जाता है तो इसकी मात्रा अधिक हो जाती है। किसकी मात्रा अधिक हो जाती है, सोडियम की। तो फिर क्या करते हैं, यहां से जो पंप होते हैं, स्पेशल पंप होते हैं, वो इसको फ्लश आउट करते हैं, सोडियम को भी बाहर निकाल देते हैं, उसकी कंसंट्रेशन मेंटेन करने के लिए। तो दोस्तों इस प्रकार जो सोडियम पोटेशियम पंप है, इस प्रकार काम करता है। एक बार और समझा दूं आपको, सेल के अंदर पोटेशियम सबसे ज्यादा, मतलब पोटेशियम ज्यादा होता है इंट्रासेलुलर फ्लूइड में। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है, उसमें सोडियम ज्यादा होता है। तो यहां पे सोडियम आयन और पोटेशियम आयन का एक्सचेंज हो रहा है। जब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सोडियम ज्यादा होगा तो वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ अपनी कंसंट्रेशन मेंटेन करने के लिए सेल के अंदर जाएगा, और पोटेशियम आयन भी अपनी कंसंट्रेशन मेंटेन करने के लिए इंट्रासेलुलर से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में जाएगा। इस प्रकार सोडियम और पोटेशियम की कंसंट्रेशन मेंटेन रहती है। कई बार क्या होता है, अगर मान लो सोडियम इंट्रासेलुलर फ्लूइड में ज्यादा हो गया तो वो सेल द्वारा फ्लश आउट कर दिया जाता है या पंप के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। और इसमें सोडियम पोटेशियम पंप में जो सेल की एनर्जी है उसका 30% एटीपी या 30% एनर्जी जो एटीपी से रिलीज होती है उसकी खपत होती है यहां पे 30% एनर्जी की सोडियम पोटेशियम पंप में। तो फ्रेंड्स ये था सोडियम पोटेशियम पंप, यहां तक समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। इसके बाद अपन बात करेंगे बल्क ट्रांसपोर्ट। क्या बात करेंगे, बल्क ट्रांसपोर्ट। दोस्तों यार चैनल को भी सब्सक्राइब करो, इतनी मेहनत कर रहा हूं आपके लिए यार, इससे भी ज्यादा मेहनत करूंगा अगर अच्छे सब्सक्राइबर हो गए ना। इसके बाद अपन बात करेंगे बल्क ट्रांसपोर्ट। क्या बात करेंगे, बल्क ट्रांसपोर्ट, इधर लिख देता हूं। इसमें क्या किस तरह ट्रांसपोर्ट होता है सबस्टांसेस का या फ्लूइड का या कोई भी लिक्विड का। तो अब हम बात करेंगे बल्क ट्रांसपोर्ट। क्या बात करेंगे, बल्क ट्रांसपोर्ट। ये भी ये किसके अंदर अंतर्गत आता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर आता है। बल्क ट्रांसपोर्ट की बात करें तो इसमें क्या होता है, बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका बल्क ट्रांसफर होता है। अब इसमें दो प्रकार का होता है। क्या होता है, इसमें दो टाइप से होता है। एक होता है पिनोसाइटोसिस, एक होता है पिनोसाइटोसिस
और दूसरा होता है फेगोसाइटोसिस। पीनो मतलब पीना, ड्रिंक। इस प्रोसेस में क्या करती है, सेल ड्रिंक करती है। सेल ड्रिंकिंग बोल सकते हो आप इसको, क्या बोल सकते हो, सेल ड्रिंकिंग। और फेगोसाइटोसिस में खाना होता है ये, तो इसको बोल सकते हो सेल ईटिंग या सेल ईट। इसमें सेल खाती है फेगोसाइटोसिस में, पिनोसाइटोसिस में सेल पीती है। अब किस प्रकार पीती है और किस तरह खाती है वो अपन पूरी बात करते हैं विद डायग्राम। तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लो ये सेल है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, ये दो लाइसोसोम, लाइसोसोम बना दिए, ये सेल हो गई। इसमें क्या होता है, कोई भी चीज, कोई भी सबस्टांसेस, अपन पिनोसाइटोसिस और फेगोसाइटोसिस आपके समझ में आ गया होगा, इसको बार बार बताने की जरूरत नहीं है। या तो आप इस एग्जाम्पल को पिनोसाइटोसिस से समझ सकते हैं या फेगोसाइटोसिस से समझ सकते हैं। तो अपन बात करेंगे फेगोसाइटोसिस से समझते हैं, क्योंकि खाने से समझते हैं, पीना भी उसी तरह होता है और खाना भी उसी तरह होता है। तो अपन समझते हैं फेगोसाइटोसिस से। तो इसमें क्या होता है, ये सेल है, ये न्यूक्लियस, ये लाइसोसोम, ये न्यूक्लियस हो गया, ये लाइसोसोम हो गया। अब यहां से कोई भी मान लो पार्टिकल्स, बड़ा पार्टिकल्स है, ये यहां पड़ा है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, तो इसमें क्या करेगी ये पार्टिकल्स, इसको रेड पेन से बना देता हूं मैं। ये जो पार्टिकल्स है, इसको आप पार्टिकल्स बोलो या माइक्रोब्स बोलो, कोई भी बैक्टीरिया वायरस कुछ भी है, या पार्टिकल्स, इसको अंदर लेना है। मान लो सेल को खाना है, तो ये किस प्रकार खाएगी, ठीक है, यहां पे ये घूम रहा है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में। फिर क्या करती है सेल, सेल इसको अपनी ओर खींचती है। ये पार्टिकल्स है, इसको, इसमें अपना वेसिकल्स नहीं बनाएंगे, जस्ट एक पार्टिकल से कुछ भी है ये, या कुछ सबस्टांस है इस टाइप का है ये, ठीक है। ये न्यूक्लियस हो गया, ये लाइसोसोम हो गए, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा, ये जो पार्टिकल्स हैं ये सेल के अंदर आ जाता है। सेल के अंदर ये न्यूक्लियस, ये लाइसोसोम, ये जो पार्टिकल्स हैं ये सेल के अंदर आ गया। सेल ने फेगोसाइटोसिस कर लिया, इसको सेल ने खा लिया, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, इसके चारों तरफ एक वेसिकल्स या वेस्टिब्यूल्स, या वेसिकल्स बोल सकते हो, वेस्टिब्यूल बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, इसके चारों तरफ एक कवर बन जाएगा, मतलब एक मेम्ब्रेनस टाइप का हो जाएगा ये। तो इसमें क्या होगा, ये न्यूक्लियस, ये लाइसोसोम, जो ये है ना मटेरियल बाहर से जो फेगोसाइटोसिस किया है किसने, सेल ने, इसके चारों तरफ क्या बन जाएगी, एक मेम्ब्रेन बन जाएगी, ठीक है। इसके बाद क्या होगा नेक्स्ट प्रोसेस में, ये जो लाइसोसोम है ना, लाइसोसोम इससे जुड़ जाएंगे, इस वेसिकल से जो बाहर से अपन ने सेल ने फेगोसाइटोसिस किया जिस भी सबस्टांसेस का, उससे जुड़ जाएंगे ये लाइसोसोम। कैसे जुड़ेंगे, ये लाइसोसोम हो गए, और ये जो वो स्ट्रक्चर थी वेसिकल्स वाली, यहां पे इससे जुड़ गए साहब। अब क्या होगा, जुड़ने के बाद ये वाली चीज में इधर ले लूं, ऊपर ले लेता हूं, यहां समझा देता हूं आपको, इस वाली चीज को यहां समझा देता हूं। अब लाइसोसोम जुड़ गए। अब लाइसोसोम क्या काम करेगा भाई, लाइसोसोम का तो एक ही काम है, मारना, ठीक है। तो लाइसोसोम क्या करेगा, डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करेगा इसको पचाने के लिए। खाना है ना सेल को, सेल का जो डाइजेशन एंजाइम है वो लाइसोसोम से ही मिलता है। तो इसको खा के फिर जो वेस्ट मटेरियल बचता है उसको बाहर निकाल देता है। इसको डाइजेस्ट कर गया, ठीक है, इसको क्या कर गया, डाइजेस्ट कर गया और बाहर निकाल देता है। ये वाली स्ट्रक्चर बन जाएगी फिर, ये न्यूक्लियस, और इसको डाइजेस्ट करके
उसने वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल दिया। इसको बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। पहले भी पढ़ाया था मैंने आपको। कहां पढ़ाया था? जब प्रोटीन वेसिकल्स बनता है तो गोल्जी बॉडी में, सॉरी गोल्जी एपरेटस में जो प्रोटीन स्टोर रहती है, वहां से फिर वो वेसिकल्स बन जाते हैं। वेसिकल्स बनने के बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जाते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से धक्का मार के वो बाहर निकल जाते हैं। उसको एक्सोसाइटोसिस बोलते हैं। तो ये था दोस्तों बल्क ट्रांसपोर्ट। एक बार और समझा दूं? ठीक है। बल्क ट्रांसपोर्ट में क्या होता है फ्रेंड्स, दो चीजें होती है, पिनोसाइटोसिस, एक फेगोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस में सेल ड्रिंक करती है कोई भी लिक्विड का। फेगोसाइटोसिस में किसी भी चीज को खाती है, मतलब सबस्टांसेस को खाती है। तो अपन यहाँ फेगोसाइटोसिस से समझते हैं। इसमें क्या होता है, ये सेल है, न्यूक्लियस है, लाइसोसोम है, यहां से कोई भी चीज बाहर सबस्टांसेस है वो बाहर पड़ा हुआ है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है, सेल की तरफ। सेल में भी कुछ ऐसी चीजें होती है जो अट्रैक्ट करती है सबस्टांसेस को। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में आके टकराता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से अंदर घुस जाता है। वो अंदर घुसने के बाद उसके चारों तरफ वेसिकल्स या वेस्टिब्यूल बन जाता है। फिर वो जो वेस्टिब्यूल बना उसके चारों तरफ, दोनों तरफ लाइसोसोम चिपक जाते हैं। लाइसोसोम चिपकने के बाद, लाइसोसोम एक बार चिपक जाते तो छोड़ते नहीं है किसी को, ठीक है, तो वो उसको खत्म करके मानेंगे। तो लाइसोसोम चिपक गए, चिपकने के बाद उसका डाइजेशन कर दिया और डाइजेशन करके वेस्ट मटेरियल को बाहर निकाल दिया। इस चीज को बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। तो यहां से खाया, ठीक है, यहां से लिया और यहां से बाहर निकाल दिया, मतलब ये हो गया ट्रांसपोर्ट, अंदर लिया और बाहर निकाल दिया। तो इसको बोलते हैं बल्क ट्रांसपोर्ट। क्या बोलते हैं? बल्क ट्रांसपोर्ट। तो फ्रेंड्स आज यहां पे खत्म होती है अपनी सेल। यहां पे अपना सेल का जो चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। अब इसमें कुछ बचती हैं बातें, तो वो बचती है सिर्फ शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन और मल्टीपल एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन। तो वो जब भी मैं टाइम मिलेगा, कभी बीच में क्लास या शॉर्ट वीडियो के माध्यम से मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। इसके जो क्वेश्चंस जो भी बनते हैं सेल से, शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन और एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन। अब इसके बाद अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे टिश्यू। टिश्यू भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा, क्योंकि सेल के बाद टिश्यू, फिर स्टार्ट करेंगे अपन सिस्टम में जो भी सिस्टम आप बोलोगे वो स्टार्ट करवा देंगे, पर सीक्वेंस वाइज करें तो रेस्पिरेटरी सिस्टम, फिर डाइजेस्टिव सिस्टम, ऐसे पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स सेल आज खत्म। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नई क्लास में टिश्यू के साथ। और दोस्तों यार जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स को क्लास को शेयर करो, तो उनको भी फायदा मिले इस क्लास का। देखो मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, तो आपको भी थोड़ा सा सपोर्ट करना ही पड़ेगा। अगर आप सपोर्ट, मैं 80% देता हूं, आप 10% दोगे ना, तो फिर मैं 100% दूंगा आपको, ये वादा है मेरा। और फ्री में पूरी क्लास अवेलेबल करा रहा हूं यार दोस्तों। और अभी व्हाइट बोर्ड है, फिर अगर चैनल चलता है, आपका सपोर्ट रहता है, तो फिर डिजिटल बोर्ड भी ले आएंगे यार, उसमें क्या है, फिर आपको अच्छी तरह पढ़ाएंगे। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, लव यू, चलो।